हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल दीपक क्लासेस पे। और हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज चल रही थी बच्चों, जिसमें हम बहुत बेसिक से इलेक्ट्रोस्टैटिक को डील कर रहे हैं। और ये सीरीज़ आपकी अपकमिंग कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो आज हमारी जो सीरीज़ है, हम पहुँचे हैं इलेक्ट्रिक डायपोल को डिस्कस करने। क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल, और धीरे धीरे हम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक इलेक्ट्रिक डायपोल को पढ़ेंगे। आज हम इसमें कुछ थ्योरी करेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और जो इसकी एडवांस वाली बात है कुछ आज हम डिस्कस करेंगे, कुछ हम फिर बाद में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले हम इसमें क्या क्या डील करेंगे। कंटेंट में अगर एक बार नज़र डाल दी जाए, बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, आइडियल डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल ड्यू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, और उसके बाद हम पढ़ेंगे डायपोल प्लेस इन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, और लास्ट में इलेक्ट्रिक डायपोल क्वाड्रपोल मोमेंट कंसेप्ट और थोड़े बहुत जेई के क्वेश्चंस, जिससे आपकी थोड़ी क्लियरिटी कंसेप्ट के साथ बढ़िया हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा कहानी है वो है इलेक्ट्रिक डायपोल। बच्चों, जो इलेक्ट्रिक डायपोल है आपका वो है क्या? कोई भी दो चार्ज, लेकिन वो कैसे हों, मैग्नीट्यूड उनका सेम हो, इक्वल और अपोजिट हो। ठीक है, अगर वो एक सिस्टम बनाए तो हम उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, कोई भी दो चार्ज हो सकते हैं। ठीक है, बस आप ध्यान रहें कि एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। क्लियर है? जैसे मैं आपको बताऊं, ये मेरा कोई एक सिस्टम है, यहाँ पर इसमें दो चार्ज है। पहला चार्ज मेरा ये रहा -Q, और दूसरा चार्ज मेरा है +Q। अब इनका दोनों का ना मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, अब ये एक फाइनाइट डिस्टेंस पे हैं, तो जनरली हम अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इसको हम 2a लिख देते हैं। कहीं कहीं बुकों में आपको 2r भी मिलेगा, और ये जो पॉइंट है ये O है। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम जो भी बनाएंगे दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। क्लियर है? अब इसमें एक टर्म होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यहाँ पर लिखा है। इसकी डायरेक्शन बच्चों माइनस चार्ज से प्लस की ओर होती है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर है, इसकी ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? माइनस से प्लस की ओर। और आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो +2 माइनस होती है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट नेचर शो करते हैं। बात आई कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी भी चार्ज सिस्टम में। तो हम कोई भी एक, इन दोनों में से कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लेंगे, इनटू उनके बीच में जितनी भी डिस्टेंस होगी उसका अगर प्रोडक्ट करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक टर्म है जो हम लोग मिस कर देते हैं, आइडियल डायपोल। तो आइडियल डायपोल, अच्छा अगर आप देखें जो डायपोल है बच्चों, ये हमारे ना बहुत कॉमन है नेचर में। आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे H2O, HCl, H2O5, CH3COOH। ये जो है यहाँ पर क्या होता है, जो मैंने एग्जांपल लिए, पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं करता नेगेटिव चार्ज के अराउंड। ठीक है, तो ऐसे को हम, इनके पास इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है परमानेंट, और इनको हम इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे, वो बहुत सारी थ्योरी है। तो यहाँ पर एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल, या आप बोल सकते हैं इसको पॉइंट डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल या क्या हो सकता है, पॉइंट डायपोल। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल, क्या होता है पॉइंट डायपोल? देखिए, इसका ये है, अगर आपका जो डिस्टेंस है बच्चों, कोई भी जो डिस्टेंस है वो अगर जीरो की तरफ अग्रसर है, ट्रेंड्स है, और जो Q है वो इन्फिनिटी की तरह अप्रोच कर रहा है। ठीक है, इस तरह अप्रोच कर रहा है बच्चों कि जो P है ना आपका, वो फाइनाइट वैल्यू दे रहा है। P क्या दे रहा है? फाइनाइट वैल्यू। तो हम इसको बोलते हैं आइडियल डायपोल और पॉइंट डायपोल। और कहीं कहीं पर आप देखें जो डायपोल है, कहीं कहीं पर आपका क्या आ जाता है, शॉर्ट डायपोल। ठीक है, तो शॉर्ट डायपोल को भी अभी डिस्कस करते हैं। देखो, जो हमारा आइडियल डायपोल है इसको हम स्पेसिफाई करते हैं ओनली बाय इट्स लोकेशन। ठीक है, और इसकी अगर आप डायपोल मोमेंट करेंगे, इसमें नो फाइनाइट साइज होगा, एक फाइनाइट वैल्यू P की तरफ आएगा। कैसे स्पेसिफाई करोगे? सिर्फ और सिर्फ इसकी लोकेशन की वजह से।
अब एक टर्म और आता है इसमें बच्चों, शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल क्या होता है, कहीं कहीं पर लिखा आ जाएगा शॉर्ट डाइपोल की वजह से निकालो। तो शॉर्ट डाइपोल का मतलब ये होता है कि जैसे कोई आपका एक डाइपोल है, ये माइनस क्यू है और यहाँ पर ये प्लस क्यू है, ठीक है। इस ओ से इनके बीच की डिस्टेंस तो 2a ही है। अगेन आपको इस ओ से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो आर डिस्टेंस, अगर आर बहुत बड़ा हो जाएगा ना, जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, अगर वो इनके सेंटर से डिस्टेंस से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ऐसे को हम बोलते हैं शॉर्ट डाइपोल, ठीक है। एग्जाम में आ जाता है, ये अप्रॉक्सीमेशन नहीं भी दिया है तो शॉर्ट डाइपोल देंगे। तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका जो कैलकुलेशन होगा वो एज अ वेक्टर की तरह होगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है आपके लिए, एक आपका चार्ज है, मान लीजिए यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है इस एंड पे और यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। अब आपसे यहाँ पे प्लस क्यू दिया है और यहाँ पे माइनस के 2q दिए हैं, ठीक है। और कहा कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको पता ही होगा जितने भी एंगल होते हैं बच्चों, ये कितने के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। और आपसे कहा कि डाइपोल मोमेंट बताइए। तो अब आप ध्यान से यहाँ देखिए, ये प्लस क्यू चार्ज है ये वाला। आप पहले डाइपोल ढूंढिए कि डाइपोल कहाँ से होगा। देखिए यहाँ -2q लिखा है, तो अगर ये -2 को आप सेपरेट करें तो -q ये हो गया और -q ये हो गया, ये दोनों कितने हो गए ऐड करके, +q, ठीक, -2q। तो +q से आप देखें तो एक डाइपोल P1 ये बन गया और एक डाइपोल P2 ये बन गया। ये डाइपोल नहीं बना सकता है, ठीक है। दी चार्ज सिस्टम कैन नॉट फॉर्म डाइपोल बिकॉज दे आर सेम नेचर। डाइपोल में क्या होना चाहिए, अपोजिट नेचर होना चाहिए और मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। तो ये -2q चार्ज हमारी स्केलर क्वांटिटी है, ऐड हो गया। जब ये ऐसे था तो ऐड हो गया। तो आप इस बात का ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया है नीट या जेई में। तो ये +q है, ये -q है, ये +q है, -q है। तो बच्चों आप बताइए इसका जो एंगल है ये 60 है। तो डाइपोल को जब हम ऐड करते हैं ना, वो करते हैं वेक्टर लॉ। तो जब भी कोई एंगल से दो वेक्टर होते हैं तो आपको पता है P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos थीटा, ठीक है, ये होता है। अब P1 की जो वैल्यू है, P1 कितना हो जाएगा, P1 आपका P होता है 2AQ, ठीक है। तो यहाँ पे P1 और P2 की जो वैल्यू है वो सेम है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये साइडें भी सेम होगी। अगर ये LLL हैं तो हमारा P1 P2 के बराबर होगा, एंगल 60 होगा। तो आप कह सकते हैं P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2, ये P स्क्वायर हो जाएगा, cos ऑफ 60 आपको आना चाहिए। cos ऑफ 60 होता है कितना, हाफ। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो आंसर आ जाएगा √3p स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा √3p। तो ये हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एक डाइपोल का छोटा सा क्वेश्चन है। अब अभी डेरिवेशन तो हम नहीं करेंगे बच्चों, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल क्या होगा वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपसे सपोज आपसे क्या करा, आपसे कहा गया कि एक डाइपोल है, ये आपका एक हमारा डाइपोल है, ठीक है, ये डाइपोल है जिसमें ये -q चार्ज है और यहाँ पे +q चार्ज है, ठीक है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 2a है और आपको यहाँ पर निकालना है किसी पॉइंट उसके एक्सिस में, यहाँ से r डिस्टेंस है, यहाँ से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इसको हम एक्सियल कंडीशन बोलते हैं। तो जो ई एक्सियल कंडीशन है बच्चों, ई एक्सियल कंडीशन में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डेरिवेशन है, कोई भी किताब में आपको मिल जाएगा। जनरली वो होता है कि यहाँ पर 1/4πε0 है KP/r³, ठीक है। r³ आप डायरेक्ट मत लिखना, आपको लिखना क्या है, r² प्लस a² की पावर 3/2, ये होता है, ठीक है। ये कब होगा, जब आप इसको r² माइनस होगा, क्योंकि ये एक्सियल है ना, इक्वेटोरियल में प्लस होता है, r² माइनस a² का होल स्क्वायर, ठीक है। मैंने इक्वेटोरियल का लिख दिया, सॉरी। तो ये हो गया हमारा एक्सियल की कंडीशन, ठीक है। और एक्सियल में एक 2 भी होता है, तो मैं इस 2 के फैक्टर को × 2 ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर शॉर्ट डाइपोल की कंडीशन है, शॉर्ट डाइपोल मीन्स अगर r बहुत बड़ा है तब जाके हमारा ई एक्सियल होता है 2kp/, a को हम अवॉइड कर देंगे तो 4, ठीक है। और अच्छा इसमें एक r भी मिस हो रहा है, अब पूरा हुआ है /r³, ठीक है। एक r से r कट गया, समझ रहे हैं। वो ट्यूटोरियल का लिख दिया था तो इस ट्यूटोरियल से दिक्कत हो रही थी।
अगर यही कंडीशन इक्वेटोरियल है, मतलब इस चार्ज के यहाँ पर निकाला जाए एक्सिस में कहीं परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, तो जो ई इक्वेटोरियल है बच्चों, ई इक्वेटोरियल की जो वैल्यू होती है वो अगेन वही के पी ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। आप किसी भी बुक में देख सकते हैं, ये डेरिवेशन, ये आपके रिजल्ट है। शॉर्ट डायपोल के लिए आपका आ जाता है के पी ओवर आर क्यूब। ठीक है, ये शॉर्ट डायपोल के लिए है इक्वेटोरियल की कंडीशन में। अब आप यहाँ पे देखेंगे ई एक्सियल और इक्वेटोरियल का अगर आप रेशियो निकालें, ई एक्सियल ओवर ई इक्वेटोरियल, तो हमेशा कितना आएगा बच्चों, 2 आएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखना। तो ये जो नॉर्मल फॉर्मूले थे डेरिवेशन मिल जाएंगे, और ये तो मैंने भी डेरिवेशन बना रखे हैं, अगर चाहें तो आप वहाँ से डेरिवेशन देख सकते हैं, अदरवाइज़ आप जेई में डेरिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बच्चों बात आई जनरल पॉइंट पे। जनरल पॉइंट मीन्स ये हुआ कि जैसे आपका कोई ये एक डायपोल है, ये आपका एक डायपोल है, कैसे है देखिए, ये जो डायपोल है आपका, मान लीजिए ये कोई एक डायपोल है ऐसे। ठीक है, अब इस डायपोल में आपको करना क्या है, माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है। आपको इस पॉइंट से, सेंटर ओ से यहाँ पर निकालना है। ठीक है, ये कोई जनरल पॉइंट थीटा है, तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो जनरल पॉइंट का आपको याद होना चाहिए। जनरल पॉइंट के लिए आप क्या करेंगे, इक्वल टू के पी, के आपका 1/4πε0 है आर क्यूब, और ये होता है अंडर रूट 1+3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जनरल पॉइंट के लिए अगर आपसे कभी एंगल पे पूछ देगा तो आप ये लगा सकते हैं। इसी से आप ये भी देख सकते हैं बच्चों, अगर थीटा आप 0 रख दोगे, 0 डिग्री एक्सिस में हो जाएगा, तो उसको हम एक्सियल कंडीशन बोल देते हैं। और अगर आप थीटा को 90 रख देते हैं तो आपका इक्वेटोरियल कंडीशन निकल जाती है। ठीक है, ये फॉर्मूले मैंने बस रिवाइज कराए, आप कर सकते हैं। इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन लिखा है कि डायपोल P = -P0x इज केप्ट एट ऑरिजिन, द पोटेंशियल है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डायपोल ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, मतलब रखा हुआ एक्स एक्सिस में है, कोई एक एक्स एक्सिस में रखा है और आपसे पूछा जा रहा है कि वाई एक्सिस में बताइए। तो बच्चों जो इक्वेटोरियल में आपका डायपोल की वजह से पोटेंशियल 0 होता है हर बार, आप ये बात याद रखें। एक्सियल में ही हो सकती है वैल्यू, तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। तो एक्सियल में ई इक्वल टू कितना होता है, अभी मैंने आपको जनरल एक वैल्यू बताई KP/R3, और P यहाँ नेगेटिव दिया है तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, √1+3 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब आपसे कहा है कि वाई एक्सिस में निकालना है, तो थीटा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -KP/R3, ये हमारा ई आ जाएगा। ठीक है, और आर हमें कितना दिया है, यहाँ पे डी दिया है, तो आप इसको कह सकते हैं KP/D3। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और इक्वेटोरियल की कंडीशन में, जैसे कोई ये है डायपोल है, तो इसकी इक्वेटोरियल की कंडीशन में अगर पोटेंशियल कोई भी पूछेगा तो 0 होता है। तो पोटेंशियल 0 होगा तो वर्क डन भी 0 होता है, ये बात आप ध्यान रखें। तो इसका जो आंसर है वो होगा पोटेंशियल 0 और इलेक्ट्रिक फील्ड -KP/D3। ठीक है, तो पहले क्या लिखा है ये ध्यान से देखना आप, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पहले पोटेंशियल लिखा है तो पहले हमें 0 वाला ऑप्शन देखना है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन हमारा यहाँ पे थर्ड वाला होगा, नेगेटिव वाला, क्योंकि हमें वहाँ नेगेटिव डायपोल कितना दिया है, नेगेटिव दिया है। तो ये जेई 2019 का क्वेश्चन था। अब एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे बहुत रेयर पूछा जाता है कि जो डायपोल है, डायपोल की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालनी है। ठीक है, तो अगर आपसे डायपोल दी है और कहा आपसे कि डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाएं, तो बहुत आसान है बच्चों। कैसे, देखो, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है आपका। ठीक है, और इसी के यहाँ पर हमने एक नेगेटिव चार्ज रखा है। ठीक है, तो जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती हैं वो हमेशा प्लस से शुरू होती हैं और माइनस पे ख़त्म होती हैं, प्लस से शुरू होती हैं और माइनस पे ख़त्म होती हैं। ठीक है, ऐसे ही आप बनाएंगे, ऐसे ही आपको बना हुआ मिलेगा, प्लस से शुरू होती है और माइनस से ख़त्म होती है। लेकिन उसकी प्रॉपर्टी ये भी है कि जो प्लस है, ठीक है, इस प्लस से ये बाहर को निकलती हैं, तो हमने प्लस से बाहर को निकाल दी। ठीक है, अंदर 4 हैं तो हमने 2 बना दी और 2 और बना दीजिए ऐसे। ठीक है, प्लस से बाहर, और अगर आप माइनस से देखें तो माइनस से अंदर को आती हैं। ठीक है, माइनस पे टर्मिनेट होती हैं और यहाँ से प्लस से ओरिजिनेट होती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है आपका
डायपोल की वजह से, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका, अगर ध्यान दें, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कहाँ को होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका प्लस से माइनस की ओर, ऐसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो पी होता है वो अपोजिट होता है, पी आपका ऐसे होगा, ठीक है। एक बात और ध्यान रखें बच्चों, जैसे प्लस है ना, प्लस से ये है तो इससे कितने चार्ज, कितनी लाइनें निकल रही हैं, कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिएगा आपकी कितनी निकल रही, कितनी आ रही है, जैसे 1 2 3 4, 4 क्या हो रही है, बाहर को निकल रही है, 1 2 3 4, 4 इस साइड को निकल रही है, तो कितना हो जाएगा टोटल ऐड करके 8 हो जाएगा। जैसे 2 आ रही हैं, 4 जा रही हैं, तो फिर आप माइनस कर लीजिए, ठीक है। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। वहीं बात करें पोटेंशियल की, जनरल फॉर्मूले की, तो बच्चों जो पोटेंशियल है वो कितना होता है, देखिए एक्सियल में, अगर एक्सियल में आपसे पोटेंशियल पूछ दिया जाए, ये एक्सियल, तो एक्सियल की जो वैल्यू है वो है ये एक्सियल इक्वल टू के पी बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हैं, ये पोटेंशियल है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया, पोटेंशियल एक्सियल। तो पोटेंशियल जो है हमारा डायपोल की वजह से 1/r² वेरी करता है। वही अगर आप इक्वेटोरियल की बात करें तो इक्वेटोरियल में 0 होता है। तो इसलिए अगर किसी डायपोल के परपेंडिकुलरली इक्विपोटेंशियल कंडीशन में आप वर्क डन करोगे तो 0 आएगा। वही आप देख सकते हैं, अगर यहाँ भी जनरल फॉर्मूला की बात करें तो जनरल होता है यहाँ पे के पी कॉस थीटा ओवर r²। तो आप देखिए अगर इसमें आप थीटा रखेंगे तो क्या आ जाएगा, के पी बाई r²। अगर आप यहाँ पे 90 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ये हमारी डायपोल की बातें थी कि हम डायपोल को कैसे, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड और कैसे हम डायपोल का पोटेंशियल की बातें करेंगे। अब जो बात है बच्चों वो है डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप किसी भी डायपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तब क्या होगा, ठीक है। तो देखिए आप, सिंपल सा है यहाँ पे, अगर ये आपका डायपोल आपने किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी है हमारी, और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा है हर जगह, टाइम के साथ बदल नहीं रहा है। तो आप देखेंगे अगर ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, तो इस माइनस क्यू चार्ज पे एक फोर्स लगेगा इस साइड को, ठीक है, F इक्वल टू माइनस क्यू ई, और इस प्लस की वजह से एक फोर्स लगेगा इस साइड को, तो F इक्वल टू क्यू ई, ठीक है। अब ये दो है ना जो बच्चों, यहाँ पर माइनस और प्लस है, आपका जो नेट फोर्स हो जाएगा इक्वल एंड अपोजिट है। जितना ये है आप ध्यान से देखें उतना ही ये भी तो है, तो F नेट कितना हो जाएगा, F नेट आपका 0 हो जाएगा, क्लियर। F नेट 0 होगा तो इसका मतलब क्या होगा, ट्रांसलेटिंग फोर्स से 0 हो जाएगा। लेकिन ये जो दो फोर्स हैं ये डिफरेंट पॉइंट पे लग रहे हैं डायपोल के, तो डिफरेंट पॉइंट पे जब भी दो फोर्स लगते हैं तो क्या आपको पता ही है क्या बना देते हैं, टॉर्क। तो इसका मतलब है जो टॉर्क है वो नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। अब आप सोचिए अगर ये किसी एंगल थीटा है, इसको रोटेट करेगा, अगर टॉर्क होगा तो फिर रोटेशन आ जाएगा, तो इसको रोटेट करेगा तो आप देखिए पी तो ऐसे होगा, ठीक है। अब इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी है, 2a है, ठीक है। तो अगर आप इसको कंपोनेंट रिजॉल्व कर दें तो ये वाली कितनी हो जाएगी, ये 2a साइन थीटा, ठीक है, 2a कितनी हो जाएगी, साइन थीटा हो जाएगी। तो आप इजीली टॉर्क की वैल्यू लिख सकते हैं, टॉर्क इक्वल टू होता है r क्रॉस f, या आप बोल सकते हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू f, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 2a साइन थीटा, तो 2a साइन थीटा, और f कितना है, एक का मैग्नीट्यूड ले लीजिए QE, ठीक है। तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 2aq जो होता है बच्चों वो होता है डायपोल मोमेंट, तो ये हो जाएगा PE साइन थीटा, ठीक है। तो अगर आप रिजल्ट देखें, अगर आप यूनिफॉर्म फील्ड में किसी को रखेंगे तो आपका जो फोर्स होगा बच्चों वो 0 हो जाएगा, ठीक है, जो नेट फोर्स होगा वो 0 हो जाएगा, और जो टॉर्क होगा वो हो जाएगा PE साइन थीटा, और यहाँ से आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि P क्रॉस E हो जाएगा, क्लियर है। मतलब कहानी जो होगी, फोर्स इक्वल अपोजिट है लेकिन वो डिफरेंट पॉइंट पर लगने की वजह से टॉर्क बना देंगे। होगा क्या, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा है, अगर आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा है और P ऐसे जा रहा है, P हमारा ऐसे मोशन ऐसे इस डायरेक्शन में है, और इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा है, तो इसका जो टॉर्क होगा वो कहाँ का होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर, P क्रॉस E।
तो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? सिंपल सी बात है, टॉर्क मैक्सिमम तब होगा जब हमारा थीटा क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और साइन मैक्सिमम कहाँ पे होता है? 0 पे। तो बच्चों जब थीटा हमारा 90 होता है तो टॉर्क जो हो जाएगा वो हो जाएगा P। साइन को हम वो कर लें 90 कर लें तो 1 आ जाएगा, और टॉर्क थीटा अगर 0 रखेंगे तो टॉर्क हो जाएगा 0। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। एक बात आप यहाँ से ध्यान और लगा सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन अगर हमारा हो रहा है तो बॉडी क्या दिखाएगी? सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन। ठीक है, बॉडी क्या दिखा रहेगी? ट्रांसलेशनल मोशन, और कोई भी मोशन नहीं दिखाएगी। ठीक है, रोटेशन का यहाँ ऐसा कुछ नहीं आएगा। अब बात आती है कि जब आपका डाइपोल, सेम डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं तो वहाँ पे स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है डाइपोल की? समझ रहे हैं? अगर आप किसी डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं तो वहाँ पे स्टेबल और अनस्टेबल कंडीशन क्या होती है? ठीक है, तो बच्चों ये भी एक छोटा सा डेरिवेशन है। अगर आपने क्लास 12 पढ़ी है तो उसमें एक डेरिवेशन आता होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, पढ़ी होगी। तो इसमें स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से क्या मतलब है? आप अगर देखें, देखो डाइपोल में जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है? पी कॉस थीटा, अगर आपको पता है। तो उसको रोटेट करने में कितनी एनर्जी लगेगी? अगर हम उसको थीटा 1 से थीटा 2 में रोटेट करेंगे तो उसकी जो एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी? पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है, अब कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, जनरली हमारी किताबों में क्या होता है कि जो थीटा होता है वो कितना हो जाता है? 90 हो जाता है। तो थीटा हमारा 90 हो जाएगा, तो 90 से थीटा अगर आप उसको रोटेट करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? तो आपकी वैल्यू आ जाएगी u इक्वल टू पी ई कॉस थीटा। ठीक है, देखते हैं इसको। स्टेबल अनस्टेबल कंडीशन को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी है वो ये होती है किसी भी डायपोल की, आपको यही आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपसे कहेगा कि थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट कर दिया है तो बताइए तब कितनी होगी। ठीक है, अब ये बेसिक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना। अब आपको अगर थीटा 1 90 था, 90 से आपने थीटा रोटेट कर दिया तो u कितना हो जाएगा? पी ई, तो कॉस 90 0 और कॉस थीटा। इसको सॉल्व करें अगर तो हो जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा। ठीक है, तो u की वैल्यू आ जाएगी बच्चों माइनस, इसको आप कह सकते हैं p डॉट ई। ये हो गई, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आपने ये करा होगा, कहाँ करा होगा? ये करा होगा क्लास 12th में। एक डेरिवेशन आता है पोटेंशियल एनर्जी या स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ अ डाइपोल। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए स्टेबल कब होगा, अनस्टेबल कब होगा? इसमें दो कंडीशन है, स्टेबल अनस्टेबल। तो आप सोच सकते हैं स्टेबल अनस्टेबल की बातें। जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड तीन केस बनाते हैं इसमें। मान लीजिए ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने डाइपोल ऐसे रख दिया है। ठीक है, ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है। ठीक है, इसको मैं P से भी लिख सकता हूँ। मान लीजिए P की डायरेक्शन ये है, तो इसमें आप देखेंगे थीटा कितना आ गया? 90 आ गया। तो जैसे ही थीटा 90 आएगा तो आप यहाँ पे थीटा रखेंगे तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। u की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। सेकंड केस में डील कर रहा हूँ, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है, ठीक है, और आपने डायपोल मतलब माइनस क्यू से प्लस क्यू भी इसी डायरेक्शन में रख दिया, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए। तो इस केस में जो थीटा है बच्चों वो कितना आ जाएगा? थीटा आ जाएगा हमारा, अच्छा कॉस 90, सॉरी कॉस 90 जो होता है हमारा वो 1 होता है, तो ये हो जाएगा माइनस यू ई, यू ई नहीं, ये हो जाएगा पी। ठीक है, माइनस पी, क्योंकि कॉस 90 जो होता है वो हमारा क्या होता है? 1 होता है। अगर आपने डायपोल दोनों सेम डायरेक्शन में रख दे, इलेक्ट्रिक फील्ड और उनके बीच में अगर डायरेक्शन देखा तो आप देख सकते हैं दोनों के डायरेक्शन में क्या रिलेशन है, थीटा कितना है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है और जो इसकी डायरेक्शन होती है वो माइनस से प्लस होती है। किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। डायपोल की क्या होती है? डायपोल की होती है प्लस से माइनस। तो दोनों के बीच में आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, और P जो है मेरा इस साइड है अगर आपने डायपोल ऐसे रखा। ठीक है,
तो पी साइड है, क्योंकि पी की कहाँ होती है, प्लस से माइनस, और इलेक्ट्रिक फील्ड की कहाँ होती है, प्लस से माइनस। तो इस केस में आप एंगल देखेंगे तो इनके बीच में एंगल कितना बन जाएगा, थीटा बन जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा आपको। तीसरा केस अगर हम देखें, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, और आपने डायपोल को माइनस इधर रख दिया और प्लस इधर रख दिया, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन इधर ही को है, पी की भी डायरेक्शन इधर ही को है। ठीक है, 3 केस हो गए, तो थीटा कितना आ गया, 0 आ गया। तो इन तीनों से आप क्या कंक्लूड निकाल सकते हैं कि थीटा की कंडीशन के हिसाब से अगर थीटा आपका ई और पी के बीच में 180 है तो उसको हम कौन सी इक्विलिब्रियम कहेंगे। अगर हमारा थीटा ई और पी के बीच में 90 है तो उसको हम कौन सी इक्विलिब्रियम कहेंगे। और वहीं अगर हमारा 180 है, 0 है, 90 है, 3 केस हमारे बन गए। तो वही हमारा टॉपिक है, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं इसको, थोड़ा टेक्निकल चीज़ें हो रही थी। आप देखिए, इसका हम समरी कर रहे हैं। ये आपका ई है, ठीक है, उस समय थोड़ा दिक्कत हो रही थी आवाज़ और उसमें। ये भी हमारा ई है और ये भी हमारा ई है। ई की डायरेक्शन हमारी ये है, क्लियर है। अब आप मान के चलो हमारी पी की डायरेक्शन भी यही है, पी की डायरेक्शन भी यही है। कौन सी है, सेम लाइक ई, मतलब पी की डायरेक्शन कैसे निकालोगे, माइनस से प्लस। यहाँ पर जो हमारी पी की डायरेक्शन है बच्चों, वो हमारी ऐसे है, मतलब ये माइनस है, ये प्लस है, ये पी की डायरेक्शन है। और यहाँ पर मेरी पी की डायरेक्शन ये हो गई, ये के मतलब ये माइनस है, ये प्लस है, ये मैंने एरो से दिखा दी। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि सर थीटा 0 है, यहाँ पर थीटा आप देख सकते हो 180 है, और यहाँ पे देख सकते हो थीटा 90 है। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है, मैं बता भी चुका हूँ आपको इस स्लाइड में कि कैसे होगा करके। ठीक है, ये 3 केस हमने देखे, इसकी मैं समरी कर रहा हूँ। अगर ये कंडीशन होती है तो जो टॉर्क होगा, टॉर्क इक्वल टू, पहले मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, टाउ इक्वल टू होता है आपका पी ई साइन थीटा। तो आप मुझे बताइए साइन 0 कितना होता है, 0, तो टाउ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इस केस में टाउ जो हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा, और मैक्सिमम कितना हो जाएगा, पी ई। और इस केस में टाउ जो हो जाएगा, सॉरी मैक्सिमम नहीं, इसमें माइनस, इसमें भी 0 हो जाएगा। साइन 80 भी कितना होता है, साइन 180 भी 0 होता है। इस केस में मैक्सिमम हो जाएगा पी ई, ये कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। यहाँ से मैंने इसमें रखा क्योंकि साइन 0 पे 0 होता है, साइन 91 होता है, इसलिए ये हो गया। और कॉस 180 भी 0 होता है, तो ये आ गई। ठीक, तो टाउ की कंडीशन आ गई। अब अगर मैं तुमसे कहूँ यू कितना होगा, तो यू का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा, यू इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। देखो जनरली जो फॉर्मूला ये है ना, डायपोल को रोटेट करने में जो एनर्जी लगेगी वो ये होती है। ठीक है, यू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो हम डायपोल को जनरली ये मान लेते हैं, किताब में ऐसा दिया है कि 90 से घुमा रहे हैं थीटा, तो हम ये वाली एनर्जी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यही हम यहाँ एज्यूम कर रहे हैं। तो यही आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है। लेकिन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज़ द एंटर पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर रोटेटिंग 30 to 60 या 60 to 40, तो आपको ये यूज करना पड़ेगा पहला वाला। ठीक है, ये बात आप क्लियर समझे। तो ये हो गया, यू हो गया। तो यहाँ पे यू हमने ये यूज किया है उसी के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 0 1 होता है माइनस पी ई। और वहीं अगर आप कॉस 180 रखेंगे तो ये माइनस 1 होता है, तो यू हो जाएगा आपका प्लस पी। और कॉस 90 बच्चों 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। तो जो पहली कंडीशन है इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, सेकंड कंडीशन जो है इसका ऐसा कोई, इसका नाम है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और जो थर्ड कंडीशन है इसका कोई ऐसा नाम नहीं है। ठीक है, इस केस में जो वर्क डन होगा, पहले वाले केस में जो वर्क डन होगा वो भी 0 होगा,
दूसरे केस में जो वर्क डन है वो मैक्सिमम 2 टाइम पी हो जाएगा, और लास्ट वाले में जो वर्क डन होगा वो पी होगा। तो ये हमारा जो टॉपिक था स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, वो यही है, इसको आपको ध्यान से रखना है। और ऐसा ही केस अगर आपने ये कवर कर लिया तो आपको मैग्नेटिक में भी मिलेगा, अगर आप मैग्नेटिक पढ़ेंगे वहाँ भी 3 केस मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। अब आपने डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रख दिया है, तो बच्चों यहाँ पर मैं आपसे यही कहूँगा कि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड आपके सिलेबस में ज़्यादा नहीं है, फिर भी आपको पढ़ना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ना चाहिए उसका भी एक रीज़न दूंगा अभी लास्ट में। पहले आप ये देखिए, अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में कोई भी डायपोल होगा तो उसका फोर्स भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, उसका फोर्स भी जीरो नहीं होगा, उसका टॉर्क भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है तो अनइक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह होगा। तो अनइक्वल होने की वजह से वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स है वो भी अलग अलग हो जाएगा, और अलग होने से वो कैंसिल नहीं होगा, बैलेंस नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे जो मोशन होगा डायपोल का वो आपका ट्रांसलेशनल, जैसे हमने अभी यूनिफॉर्म में पढ़ा ओनली ट्रांसलेशन होता है, तो यहाँ पे ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल दोनों होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर है? अच्छा, ये क्यों पढ़ना ज़रूरी है? आप एनसीईआरटी जाइए बच्चों, 1.27 क्वेश्चन देखिए, वहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर मैं एनसीईआरटी से क्वेश्चन बताऊँ, आप देखिएगा उसमें लिखा है कि इन सर्टेन रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग जेड एक्सिस। उसमें ये दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जेड एक्सिस में है। ठीक है, आप एनसीईआरटी होनी चाहिए आपके पास। जेड एक्सिस थ्रू आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउएवर नॉट कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, समझ जाइए आप, नॉन यूनिफॉर्म है, बट इंक्रीज यूनिफॉर्मली अलोंग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन एट द रेट ऑफ 10⁵। तो कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू जेड इंक्रीज हो रहा है 10⁵। ठीक है, जेड एक्सिस में ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाकी तो एक्स और वाई होंगे नहीं। तो आप ये भी कंक्लूड कर सकते हैं ई एक्स ओवर ये जीरो हो जाएगा, और ई वाई ओवर ई वाई जो है वो भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं उसका वेरिएशन भी होना पॉसिबल नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर द फोर्स एंड टॉर्क एक्सपीरियंस बाय योर सिस्टम हैविंग चार्ज हैविंग टोटल डायपोल मोमेंट, जिसका डायपोल मोमेंट है आपका 10⁻⁻7 इन नेगेटिव जेड डायरेक्शन, माइनस जेड डायरेक्शन में। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में है, इस हिसाब से बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है जेड एक्सिस में, डायपोल मोमेंट टोटल सिस्टम का इतना है, तो पूछा गया है कि कितना हमारा फोर्स होगा, कितना चार्ज होगा। तो ये हो गया, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए ये आपको दिया है, ये भी जेड ही है, हाँ याद रखना। आपसे पूछा गया है टोटल फोर्स और टोटल टॉर्क, तो मैंने आपसे पहले कह दिया फोर्स और टॉर्क जीरो होंगे नहीं। तो यहाँ पर जो फोर्स है ना, वो फोर्स का जो फॉर्मूला है जो हम यूज़ करेंगे, आपको ज़्यादा नहीं करना है, लेकिन ये याद होना चाहिए पी एक्स कंपोनेंट ओवर ई एक्स ओवर एक्स कंपोनेंट, क्योंकि यहाँ पे ना पार्शियल डिफ्रेंशिएशन होता है, डी ई जेड ओवर ई जेड ई वाई प्लस पी जेड डी ई जेड ओवर डी जेड, ये होता है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये हमारा पी एक्स तो दिया नहीं है, तो ये जीरो हो जाएगा। तो अब ये हो ना हो ये भी जीरो हो जाएगा, वैसे भी दिए नहीं है, और जेड वाला हो जाएगा 10⁻⁻7। अब ये वाला जो है हमारा, इस केस में आप देखेंगे एक हमें इसमें क्या दिया था, एट रेट यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो वो नेगेटिव में है, तो एक पी जेड जो हमारा माइनस में रहेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है हमको 10⁵। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 10⁻⁻2 माइनस में आ रहा है। ठीक है, तो ये नेगेटिव साइन ये दिखा रहा है कि जो हमारा फोर्स है वो नेगेटिव डायरेक्शन में लगा हुआ है, तो ये हमारा फोर्स कैलकुलेट हो गया। अब आपसे कह रहा है डायपोल मोमेंट। आप देखिए जो डायपोल मोमेंट है वो एक्ट कर रहा है नेगेटिव जेड डायरेक्शन में, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव जेड में, तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 180। ठीक है, तो टॉर्क इक्वल टू फॉर्मूला वही होता है यहाँ पे भी पी क्रॉस ई, लेकिन ई यहाँ पे वेरिएबल हो जाता है, तो अभी हमें तो दिया नहीं ऐसा, ए की कांस्टेंट दिया है, तो साइन 180 हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा पी है वो नेगेटिव में है और ई जो है वो पॉजिटिव में है, तो साइन 180 होने की वजह से हमको पी से कोई ज़्यादा मतलब नहीं हुआ, आंसर क्या आ गया, जीरो। तो बच्चे 1.27 है एनसीईआरटी का, तो इसलिए आपको नॉन यूनिफॉर्म का ये क्वेश्चन तो आना चाहिए अगर आप नीट या जेईई की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनर यहीं से सेट करेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमने नॉन यूनिफॉर्म का केस पढ़ा। अब हम नेक्स्ट करते हैं, अगला क्या है,
क्वाड्रपोल एंड इम्पॉर्टेंट रिलेशन। देखो बच्चों, बहुत बार इसके क्वेश्चन आए हुए हैं एग्ज़ाम में। अगर आपका किसी भी सिस्टम का चार्ज जीरो नहीं हो रहा है, अगर आपका किसी सिस्टम का चार्ज जीरो नहीं हो रहा है, तो आप उसको बोलेंगे, वो मोनोपोल सिस्टम भी हो सकता है। इसको आप क्या बोल सकते हैं? मोनोपोल सिस्टम। तो मोनोपोल के केस में अगर चार्ज जीरो नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डिपेंडेंसी है वो r² होगी, और पोटेंशियल की जो डिपेंडेंसी है वो 1/r होगी। वहीं अगर आपका किसी सिस्टम का चार्ज जीरो हो गया, तो आप क्या निकालिए? उसका P निकालिए। P जीरो नहीं आया तो इसका मतलब ये है वो डाइपोल है। ये हायर क्लास का कंसेप्ट है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको भी आना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे r³ और पोटेंशियल r² होता है। वहीं अगर किसी सिस्टम का, ये दो ही हैं आपके सिलेबस में, बस एक और बता देता हूँ, अगर चार्ज भी जीरो हो गया और P जीरो भी हो गया तो वहाँ पे क्वाड्रपोल मोमेंट निकालते हैं। क्वाड्रपोल मोमेंट ये आपको निकालना नहीं सीखना है, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है और ना पूछा जाएगा। तो ये जीरो नहीं आता है। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r⁴ और v जो है r⁴ होता है। ठीक है, ये आपका वो है। इसलिए बताया मैंने, एक बार एक क्वेश्चन पूछ दिया, अभी देखेंगे आप। मोनोपोल का मतलब है कि एक चार्ज है आपका। मोनोपोल का मतलब क्या है? एक ही चार्ज है। इसका मतलब है एक प्लस है एक माइनस है, डायपोल बना रहे हैं। ठीक है। और क्वाड्रपोल का मतलब है कि एक प्लस एक माइनस, एक डायपोल ये है और दूसरा डायपोल आपका एक प्लस एक माइनस, एक डायपोल ये है। तो ऐसे करके सिस्टम दे देगा तो उसकी डायरेक्ट डिपेंडेंसी ये लगा सकते हो। जैसे आप इसमें एक क्वेश्चन ले सकते हैं। आपसे मैंने क्वेश्चन दिया कि एक हमारा -q है, ठीक है, एक हमारा चार्ज -q है, ठीक है, और यहाँ पे मेरा 2q चार्ज है और यहाँ पे एक +q चार्ज है। ठीक है, और आपसे कहा कि बताइए कि पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करेगा। ठीक है, तो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करेगा, आप देखिए क्या इसमें डिपेंडेंसी लग सकती है। वेरी वाली क्वेश्चन तो इसको अभी मैंने करवाया था आपको कि -q है, तो ये दो चार्ज तो एडिक्टिव होता है ना, तो ऐड हो गया, तो +q a q हो गया। और इसको अगर ध्यान से देखें, +q, अच्छा ये माइनस में है और -q ये है। अब देखो ये एक डायपोल हो गया, ये एक डायपोल हो गया, तो दो डायपोल जब मिलते हैं तो इसको बोलते हैं क्वाड्रपोल। और क्वाड्रपोल का अभी मैंने आपको बताया था कि जो v होगा 1/r⁴ होगा, e जो होगा 1/r⁴ होगा। ठीक है, एक लाइन में होनी चाहिए, कंडीशन है कि अगर लाइन में होंगे तब ये काम कर पाएंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आप देखेंगे, ये जो क्वेश्चन है ये मैं इसलिए करा रहा हूँ, ये एक बार पूछ दिया गया है जेई में। अगर मैं इसका आपको क्वेश्चन बताऊँ तो जेई में आपसे ये पूछा गया है। अगर आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, -q +q -q, देखो -q +q +q -q, ठीक है, ये आपका एक सिस्टम है। और आपसे कह रहा है कि जो ये है, अगर ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो y में रखे हैं -2d। ये आपकी जो डिस्टेंस है यहाँ से देखिए, ये -2d है। ठीक है, और जो ये वाला है ये -d है, ये वाला जो है ये +d है, और ये वाला जो है ये +2d है। ठीक है, अब आप देखिए ये एक डायपोल बना रहा है P1, ये एक डायपोल बना रहा है P2, तो यहाँ पे कौन सा रिलेशन लग गया? क्वाड्रपोल का। और क्वाड्रपोल के अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रिक फील्ड को टिक मार सकते हैं। ठीक है, और अदरवाइज आप क्या करिए, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाइए, वहाँ से फिर ये अप्रॉक्सीमेशन वाली कंडीशन लगाए, उससे भी ये हो सकता है। लेकिन आपको क्वाड्रपोल मोमेंट आता है तो आपको इतना नहीं सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्वाड्रपोल मोमेंट बताया, चाहे तो आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एक लोग नहीं बताते हैं। ये है फोर्स ड्यू टू डायपोल इंटरेक्शन। अब दो डायपोल है ना बच्चों, तो दो डायपोल मतलब क्वाड्रोपोल के बीच में, जैसे दो चार्ज के बीच में फोर्स क्या होता है? कूलम्ब्स लॉ से दिया जाता है। वैसे दो डायपोल के बीच में जो फोर्स है वो डायपोल इंटरेक्शन से हम कैसे निकालते हैं, देखिए मान लीजिए एक डायपोल ये है, एक डायपोल है -q, और यहाँ पर ये है
माइनस क्यू, और हमारा ये बना लीजिए, यहाँ से थोड़ा सा इसको बड़ा बना लीजिए। ये एक डायपोल है, ठीक है, और एक दूसरा डायपोल है हमारा, ये दूसरा हमारा एक डायपोल है, ठीक है। ऐसे हमारे अलाइन हैं, मतलब ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू मान लीजिए, ये माइनस क्यू मान लीजिए, ठीक है, और ये आपका प्लस क्यू मान लीजिए, माइनस क्यू मान लीजिए। मतलब ये P1 है, ये P2 है, इनके बीच में आपको फोर्स निकालना है, समझ रहे हैं। फोर्स ड्यू टू डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन, यहाँ पे कूलम लॉ ऐसे ही नहीं लगता। तो आप देखो इस केस में हम क्या करेंगे, 2-3 केस होते हैं इसमें। पहला केस हमारा ये है, प्लस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, ये है। तो आप जानो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पॉइंट क्या होता है, ये आपको पता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, क्यों अभी बताता हूँ आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सिस, ठीक है, कितना हो जाएगा, इक्वल टू के पी ओवर आर क्यू, ठीक है। आर डिस्टेंस है जहाँ पर आपको निकालना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, जो कि आपको निकालने आती है। उसके बाद आप फोर्स निकाल सकते हैं माइनस डी यू ओवर डी आर से, डिफ्रेंशिएशन करके, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी आपकी यू, अगर आप पहले की वजह से दूसरे में निकाल रहे हो, पहले की वजह से ये ओ पॉइंट है, यहाँ से कोई डिस्टेंस आर पे है, अगर ये ओ पॉइंट से आप इस पे निकाल रहे हो तो इसका मतलब है P2 डॉट ई, दूसरे पे निकाल लो पहले की वजह से तो माइनस P2 ई हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, सबकी वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, P2 ऐसी रहेगा, तो ये हो जाएगा माइनस, एक्सिस में 2 होता है तो 2 लिखना भूल गया मैं, तो ये हो जाएगा 2K P1 P2 ओवर आर क्यू, ठीक है। तो F इक्वल टू, ये तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई, F इक्वल टू डी यू ओवर डी आर। तो डी ओवर डी आर करोगे तो डी ओवर डी आर में क्या हो जाएगा, डी ओवर डी आर में हो जाएगा आपका, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इसको, डिफ्रेंशिएट करके आ जाएगा आपका प्लस के, और ये 6 हो जाएगा इस केस में, ये 6 हो जाएगा P1 P2, डिफ्रेंशिएट कर सकते हो आर के रिस्पेक्ट में, ओवर आर क्यूब। आर क्यूब नहीं होगा अभी, R4 हो जाएगा, ठीक है। 4 कैसे होगा, देखो आर की पावर -3 का अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा -3 आर की पावर -4, ठीक है। तो इसको आप जब देखेंगे तो -3 इस -2 से इंटू करके 6 बना देंगे, के तो के था, P1 P2 कॉन्स्टेंट बाहर आ गए, R4 को नीचे भेज दिया। तो आप देख सकते हैं इस केस में आपका ये हुआ। तो डायपोल के बीच में फोर्स कितना हो गया, डायपोल के बीच में फोर्स, ये वाला टर्म हमारा डायपोल के बीच में फोर्स है, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी है। दूसरा केस क्या हो सकता है, आप सिमिलरली इसी तरह कर सकते हैं, एक डायपोल ये है -Q प्लस Q, ठीक है, और दूसरा डायपोल -Q प्लस Q, ठीक है। आप इनको घर में एक बार ड्राइव कर लीजिए और इनके बीच की डिस्टेंस x है, तो x है। अब आपको निकालना है कि इसका कितना निकलेगा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना निकलेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना निकलेगा। मे बी ये केस 2 था, मे बी केस 3 हो सकता है, एक डायपोल ऐसे है और एक डायपोल ऐसे है, ठीक है। तो ऑल पॉसिबल केस मैंने आपको बता दिए, 3 ही केस हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। माइनस इसमें कैसा हो सकता है, ये माइनस है, ये प्लस है, और यहाँ पर अगेन ये माइनस है, ये प्लस है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे ये आप घर में इन दोनों को ट्राई करना। पहला मैंने बता दिया आपको कि पहले का आपको फील्ड निकालना है दूसरे पे, ठीक है, ये पहले की वजह से फील्ड है, ये P1 है। फिर उसके बाद दूसरे की आपको पोटेंशियल एनर्जी पहले के टर्म में निकालनी है, फिर ये ड्राइव करके निकल जाएगा, ठीक है। मैं इनके फॉर्मूले समराइज़ कर देता हूँ कि क्या क्या आएंगे, इन दोनों को आप ट्राई करना और निकालने की कोशिश करना, ठीक है। और इनके बीच के डिस्टेंस जैसे x है, वहाँ आर ली थी, चलो आर ही ले लो इसकी भी, ये आर है, ठीक है। और यहाँ पे भी जो इसकी और इसके सेंटर तक की डिस्टेंस है वो भी आर है, ठीक है। सेंटर तक डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, जैसे हमने यहाँ ली थी, यहाँ से लेके इसकी डिस्टेंस, ठीक है, ये आर थी। तो डायपोल में 3 कंडीशन है, मैं तीनों को एक साथ बना रहा हूँ कि पोजीशन क्या होगी, फोर्स क्या होगा। मान लीजिए अब मैं जो माइनस Q से प्लस Q ऐसे लिख रहा हूँ इसको,
तो इसको P1 लिख रहा हूँ, तो आप समझ जाना ओरिएंटेशन। मान लीजिए P1 है और P1 कैसे है, ऐसे है, ठीक है। और ये हमारा P2 है, P2 भी कैसे है, ऐसे है। दूसरा हम कंडीशन बना रहे हैं, मान लो जो P1 है वो ऐसे है, ठीक है। ये समझ जाना कैसे बना रहा हूँ मैं इसको, ये जो डायरेक्शन है ये ऐसे है। इस केस में जो P2 है वो भी ऐसे है। और तीसरा केस है मेरा जो P1 है वो ऐसे है, ठीक है, और जो P2 है वो ऐसे है। ये 3 केस हैं बच्चों। अब इसमें डिस्टेंस बता दूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक की R है, ये दी रहेगी आपको। और वैसे ही इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R है, और इसके सेंटर से लेके उसके सेंटर तक की डिस्टेंस R है। तो इस केस में फोर्स क्या होगा, देखो इस केस में फोर्स हो जाएगा K, ठीक है, 6P1P2 ओवर R⁴, ठीक है। और कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा, ये भी आप ध्यान रखना, अट्रैक्टिव होगा। इसका निकालेंगे तो अगेन K, और जब सॉल्व करेंगे ना इसमें 3 वाला टर्म नहीं आएगा, तो P1P2 ओवर R⁴, ठीक है। और थर्ड हो जाएगा K, अगेन वही P1P2 R⁴। थोड़ा होमवर्क आपके लिए भी होना चाहिए, इसलिए मैंने 2 आपको दे दिए। अगर बच्ची पोटेंशियल एनर्जी की बात हुई, तो पोटेंशियल एनर्जी में आप कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इसको बस डिफ्रेंशिएट करना है R के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा K क्या हो जाएगा, K 2 के हो गए, एक ही के है, 2 टाइम K P1P2 ओवर R⁴, और इसका हो जाएगा K P1P2 ओवर R⁴, और इसका 0 होगा, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हैं जो फोर्स होगा बच्चों, किसी भी डायपोल का जो फोर्स है वो R⁴ पे डिपेंड करता है। ये बात आप ध्यान रखना, ज़्यादा अगर नहीं भी रख सकते हो। और पोटेंशियल एनर्जी में R⁴ बस एक केस में नहीं होती है, ये वाला केस, ये एक्सेप्शन मान के चलो, ठीक है। आगे चलते हैं, टाइम पीरियड ऑफ ए इलेक्ट्रिक डायपोल। अगर इलेक्ट्रिक डायपोल कोई भी किसी फील्ड में रोटेट कर गया, तो उसका जो टॉर्क है ना बच्चों, वो कितना है, टॉर्क होता है आपका उसका P sin थीटा, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और P में अपोजिट एंगल है तो ये नेगेटिव आ जाएगा आगे से, ठीक। टॉर्क इक्वल टू आपको एक फॉर्मूला और पता है, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा। तो आई अल्फा इक्वल टू अगर दोनों को इक्वेट करोगे आप तो कितना हो जाएगा, -PE sin थीटा, ठीक है। माइनस होगा वहाँ, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड और P अपोजिट नहीं होंगे तब तक टाइम पीरियड नहीं हो सकता, रोटेशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -PE ओवर आई sin थीटा। अब बच्चों हम एजम्पशंस करते हैं कि एंगल बहुत स्मॉल होना चाहिए, तो sin थीटा थीटा के बराबर हो जाएगा। जब एंगल स्मॉल होगा तब तो PE ओवर आई हो जाएगा, ठीक है, और ये थीटा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो अल्फा है आपका एंगुलर एक्सेलरेशन है वो माइनस ऑफ थीटा पर प्रोपोर्शनल है, तो ये SHM दिखा रहा है, इसका मतलब है। तो ये वाला जो पार्ट है किसके बराबर होगा, ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो ओमेगा कितना हो जाएगा, √PE ओवर आई। अगर आपसे ओमेगा पूछा जाए तो ये हो जाएगा। वहीं आपसे कहेंगे नहीं टाइम पीरियड निकालो, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई ओवर ओमेगा, तो T इक्वल टू 2 पाई √I ओवर P। तो ये हो सकता है। तो इसलिए कभी भी डायपोल का टाइम पीरियड आए तो ये फॉर्मूला आप याद कर लें, 1-2 बार पूछ लिया गया है और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये 2 रिलेशन हमने ड्राइव कर लिया। तो आई है यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है। और ऐसे ही मैग्नेटिक भी होता है बच्चों। मैग्नेटिक में जो हमारा P है वो M को रिप्लेस कर देता है और जो E है वो B से कर देता है, तो वहाँ पे हमारा हो जाता है I ओवर MB, ठीक है। आगे चलेंगे, कई बार हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे हमारा ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन का टॉपिक ही यही है, एनर्जी कंजर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं डायपोल से। और एक क्वेश्चन जो ये है ये जेई में पूछा गया था, लास्ट ईयर 21 में ही पूछा गया है जेई में। तो आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन कह रहा है 2 आइडेंटिकल डायपोल, पॉइंट डायपोल हैविंग P1 P2 दिया है, PI और -PI आर हेल्ड ऑन एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस A from each other. When released, they move along x-axis with the direction of their dipole moment remaining unchanged. If the mass of each dipole is m, their speed. तो जब भी आपसे स्पीड वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो आपके दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए कि हमें अब कंजर्वेशन ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ वही केस डायपोल में है। देखो उसमें लिखा है कि दोनों को हमने इनिशियली एक को प्लस में रखा है, एक में माइनस में रखा है। मतलब जो डायपोल है हमारे ऐसे, एक हमारा यहाँ पर है P1 और P2 हमारा इस साइड है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, आई कैब लिखा है ना, आर हेल्ड ऑन एक्सिस एट अ डिस्टेंस ए फ्रॉम ईच अदर। तो यहाँ से जो इसकी बीच की डिस्टेंस है वो ए है। तो आपसे कह रहा है दे मूव अलॉन्ग एक्स एक्सिस विद द डायरेक्शन ऑफ देयर डायपोल मोमेंट रिमेनिंग अनचेंज। तो ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन को बिना बदले एक्स एक्सिस में मूव कर रहे हैं। और इफ़ मास ऑफ ईच डायपोल, अगर दोनों का मास m है तो उनकी स्पीड कितनी होगी जब वो इनफाइनाइट फार डिस्टेंस अपार्ट होंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे। तो इनिशियली वो रेस्ट पे थे। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो जाएगी, क्यों, क्योंकि इनिशियली वो रेस्ट पे थे। पोटेंशियल एनर्जी, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन इंट्रैक्शन ऑफ डायपोल जो होती है, अभी करके आए थे अगर किसी को याद है, -2k P1 P2 कॉस थीटा। ठीक है, अगर इंक्लाइनेशन के साथ होगा, मैंने आपको बिना इंक्लाइनेशन के साथ बताया है, ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सिस में रखे हैं तो कॉस कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अभी देखते हैं उसको, प्लस -2k P1 P2। अब यहाँ पर एक ही एक्सिस में रखे हैं तो उनके बीच का एंगल 180 हो जाएगा। ठीक है, और जनरली 180 ही रहता है, ऐसा उसने कुछ दिया भी नहीं है, एक्स एक्सिस में ही दिया है, ओवर r³ इक्वल टू, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जब वो इनफाइनाइट फार चले गए ½ प्लस 2 है तो 2 की 2 बार लगाएंगे, लेकिन जब बहुत दूर चल जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी इनफाइनाइट पे 0। तो ये 0 हो गई। तो इसको देखें, अगर इसको सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, 2k P1 P2 ओवर r³। अगर आप ये विजुलाइज नहीं भी करते हैं ना ये वाला पार्ट, तो आपका तब भी हो जाना है। ठीक है, लेकिन ये करेक्ट मेथड है। मे भी कभी वो आपको एंगल में पूछ ले तो ये कॉस थीटा के टर्म में होता है, इक्वल टू 2/2 mv²। तो ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से आप v निकाल सकते हैं इजीली। तो v इक्वल टू हो जाएगा आपका √2k P1 P2 ओवर mr³। तो ये बात आप याद रखना। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं जो जेईई में आए हुए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। क्वेश्चन करा है, 2 इलेक्ट्रिक डायपोल और डायपोल मोमेंट दिया है P1 P2। ठीक है, आपको P1 दिया है 1.2 10⁻³ और P2 दिया है 2.4 × 10⁻³ कह रहे हैं कि आर प्लेस्ड इन 2 डिफरेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोनों की दे रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड भी, और ये जेईई में आ रखा है बच्चों, इसी साल 2022 में आ रखा है। तो E1 इक्वल टू 5 × 10⁻⁴ और E2 जो आपको दिया है वो दिया है 15 × 10⁻⁴। तो आपसे कह रहा है द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टॉर्क। तो टॉर्क अभी हमने बताया था, यूनिफॉर्म लिखा है उसने। तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू होता है PE। ठीक है, तो 2 के लिए लगा दो P1 E1 टॉर्क। तो टॉर्क 2 कितना हो जाएगा, P2 E2। तो दोनों की वैल्यू रख दीजिए। तो टॉर्क 1 ओवर टॉर्क 2, P की वैल्यू कितनी है 1.2 इंटू E की वैल्यू है 5, और अगर 10 की पावर सॉल्व कर लो -30 में से अगर आप 10⁻⁴ हटाओगे 10⁻26। ठीक है, और नीचे भी वही है, पावर हटा दो कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पे देखो 2.4 और 15, 2.4 और 15, तो ये इससे कैंसिल हो गया 2 बार, ये इससे कैंसिल हो गया 3 बार, तो 1/6। तो इसका आंसर एनटीए ने 6 दिया था, तो 1/6 रहेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 6। वहीं बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। पढ़ सकते हैं आप, 2 मिनट वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है वैसे कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल है फॉर्म्ड बाय 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज Q विद सेपरेशन D एंड द चार्ज हैविंग मास M. It is kept in a uniform electric field E. It is slightly rotated from equilibrium to the angular. अभी बताया था मैंने कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, T इक्वल टू 2π√I/P। तो यहाँ से आप कह सकते हैं भैया ओमेगा जो होगा वो कितना होगा, P/I हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में तो कोई P/I है ही नहीं। ठीक है, आप ये देख सकते हैं PE सबसे ऊपर होगा, E ऊपर है,
तो P की वैल्यू तो आप निकाल सकते हैं, P इक्वल टू होता है 2AQ, ठीक है, अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूले से करें। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो I कितना हो जाएगा बच्चों, I हो जाएगा mr² होता है। तो यहाँ पर mr² जब आप रखेंगे, दो चार्ज हैं आपके, ठीक है, तो सेपरेशन d डिस्टेंस है, चार्ज है भी इतना, इट कैपिटल यूनिफॉर्मली रोटेट कर रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी ओरिजिन से, टोटल डिस्टेंस इसकी कितनी है -q और +q की टोटल डिस्टेंस d है, जब ये रोटेट करेगा तो ये कितनी हो जाएगी d/2 हो जाएगी, तो md/2 का स्क्वायर, ठीक है, लेकिन दो हैं तो दो हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ से अगर इसको निकालें तो हो जाएगा ये 2 से 2 कट गया तो md²/2, तो ये दोनों की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए तो हो जाएगा √p की वैल्यू है 2AQE ओवर, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पर आप रखें md²/2 रख दें तो 2 पर पहुँच जाएंगे इंटू 2, तो सॉल्व कर दीजिए इसको, तो 2 टाइम्स समथिंग आएगी, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, देन एंगुलर वेलोसिटी कितनी आ जाएगी √, ठीक है, पूरी मेथड से कर लेते हैं, चलो, √QE ओवर MD आएगी, QE ओवर MD, ठीक है, QE ओवर MD, QE ओवर MD, एक D से D कट जाएगा ना, 2QD, अच्छा D नहीं भूल गया था मैं यहाँ पे, तो D से D कट जाएगा तो 2MD, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो पहला वाला हो जाएगा। देख लेते हैं एक बार, इसको पूरा ही कर लेते हैं, देखिए देखिए, अब इसमें जो टॉर्क लगेगा ना, टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, I अल्फा हो जाएगा, ठीक है, और टॉर्क इक्वल टू हमारा R×F है, और यहाँ पे हो जाएगा md/2 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 2, दो बार ऐड करने से सर 2 कर दिया, इंटू अल्फ़ा। RF की वैल्यू रखें तो RF साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू, इसको सॉल्व करो तो हो जाएगा md²/2 अल्फ़ा, अच्छा R यहाँ पे D है तो F तो F ही रहा, ठीक है, साइन थीटा हो गया, इक्वल टू md²/2 अल्फ़ा, D से एक D कट गया, ठीक है, तो आपका जो अल्फ़ा आ जाएगा 2 R×P होता है, सॉरी R×P गलत हो रहा है, R×P P होगा, तो 2P साइन थीटा ओवर M हो जाएगा, ठीक है, एक D से एक D कट जाए तो MD आ जाएगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर एंगल स्मॉल होगा तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हमारा हट जाएगा यहाँ से, साइन थीटा की जगह थीटा आ जाएगा, तो 2P थीटा ओवर MD हो जाएगा, तो P की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2QD ओवर MD थीटा, तो हमारा जो अल्फ़ा है यही आ जाएगा हमारा इसका जो हम कह रहे थे। इसमें गलती कहाँ हुई बच्चों, इसमें गलती ये हुई ना, मैंने यहाँ पे 2AQ यूज किया, लेकिन डिस्टेंस कितनी थी, D थी ना इसमें, तो डिस्टेंस D थी तो मुझे 2QA की जगह QD यूज़ करना था, QD, तो QD ऐड करता तो ये आ जाता, देखिए, अब देखिए QD करने से गलत हो गया था ये 2QD, तो P की वैल्यू रख दी मैंने QD E ओवर, यहाँ से रख दो md²/2, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको फिर वही मिलेगा, ठीक है, ये 2 पर पहुँच जाएगा, D से D कट जाएगा, 2QE ओवर MD, है ना इजी। आप इससे कर लीजिए या पूरी मेथड से कर लीजिए, पूरी मेथड से भी करेंगे तो यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमने कर लिया ऑलरेडी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, और 4 कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका जिसकी फिक्स डायपोल है P विच मेक्स एंगल थीटा, आपसे कह रहा है वो एंगल थीटा बना रहा है विद एक्स एक्सिस, व्हेन सब्जेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इतना, इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क T1 इतना, व्हेन सब्जेक्ट टू अनदर इतना तो इतना, तो दोनों अलग अलग कंडीशन दिए, तो आपसे कह रहे हैं कि टॉर्क निकालिए, ठीक है। तो अगर आप इसको देखें, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, आप ध्यान से देखिए, टॉर्क इक्वल टू होता है P×E, ठीक है, P×E। अब जो
ठीक है, 1 मिनट रुकिए। जो पिछला क्वेश्चन था बच्चों, ये थोड़ा गलत हो गया। क्यों? टॉर्क तो आर क्रॉस एफ ही होता है ना, अभी ध्यान आया मेरे को, आर क्रॉस एफ ही होता है। टॉर्क हमारा गलत हो गया, इसको मैं दोबारा आपको अच्छे से बता रहा हूँ। देखिए, अगर आप इसको लॉन्ग मेथड से करेंगे तो जो हमारा टॉर्क होगा वो आई अल्फा के बराबर होगा। ठीक है, एक मिसकन्फ्यूजन ना सब गलत कर देता है। तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है? आर क्रॉस एफ। और ये तो हमारा क्लियर था कि एम डी बाई टू का स्क्वायर, ठीक है, और कितने हैं? 2 हैं, इंटू अल्फा कर दिया मैंने, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए, आर की वैल्यू डी है, एफ की वैल्यू क्यू ई है। ठीक है, यहाँ से गलती हो रही थी। इक्वल टू, यहाँ देखिए एम डी स्क्वायर अल्फा ओवर 2 हो गया। क्लियर? तो यहाँ से अल्फा अगर आप निकालेंगे तो 2d क्यू ई ओवर एम डी स्क्वायर अल्फा हो गया। ठीक है, साइन थीटा से हमारा एक थीटा आ गया, स्मॉल एंगल था तो थीटा आ गया, वो अलग चीज़ है। तो ये थीटा हमारा यहाँ पे थीटा आ गया। ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2d से d कट गया, क्यू ई ओवर एम डी। ठीक है, तो ये हमारा अल्फा आ गया। समझ रहे होंगे? तो ऐसे हमें ये निकालना है, इसलिए फिर हमारा ओमेगा जो आ जाएगा वो आ जाएगा √2 QE ओवर एम डी। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा अल्फ़ा जो होगा, अल्फ़ा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ थीटा होता है, तो उसके आगे जो भी कंपोनेंट रहा वो ओमेगा के फॉर्म में होता है। ठीक है, ये ओमेगा हो गया। ये मेरी वाली मेथड थी। और अगर शॉर्टकट देखेंगे, शॉर्टकट में आपने ये देखा था, तो ये निकालना था कि P इक्वल टू क्यू डी, तो यहाँ पे P की वैल्यू रख दीजिए और I इक्वल टू एम डी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, क्योंकि I ऐसे निकालोगे, एम डी स्क्वायर बाई 2 रख दोगे तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको करते हैं। तो टॉर्क इक्वल टू बच्चों आपको P दे रखा है, तो 2 कंडीशन दे रखी हैं इसमें। ठीक है, पहली कंडीशन ये दी है कि आपका अगर ई आई है तो ई की जगह केस वन है, तो टॉर्क क्या है? टॉर्क आपका टाउ आई है, इक्वल टू पी क्या है आपका? पी आपका कुछ दिया नहीं है, तो पी एक्स वाई दोनों में हो सकता है, तो हम ऐसे कर लेते हैं P1I प्लस P2J। ठीक है, इंटू ई जो है हमारा, ई हमें दिया है कि वो पहले केस में आई में है, ये आपको दिया है। क्लियर है? तो आप यहाँ से देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट आई क्रॉस आई कितना होता है? 0, क्योंकि साइन थीटा 0 पे 0 होता है, तो आई क्रॉस आई तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? टॉर्क, जब आप टॉर्क निकालेंगे, तो ऐसे आप जब टॉर्क निकालेंगे तो कितना आएगा? बस अब कैलकुलेशन ही तो करनी है आपको। ठीक है, तो P क्रॉस ई जो है आपका, P क्रॉस ई क्या हो जाएगा? P क्रॉस ई जो हो जाएगा आपका P2E, ये तो है, ई की वैल्यू आपको ई ही दे रखी है, जो E1 है वो ई ही दे रखा है, तो P2E जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड केस में आप देखोगे यहाँ भी जे दे रखा है, सेम कंडीशन, तो यहाँ पर आप जे क्रॉस आई करोगे तो वो भी के हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस दिया है, एक दूसरे के अपोजिट है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका टाउ जो हो जाएगा वो हो जाएगा P2E के। सेकेंड केस में देखेंगे अगर आप, सेकेंड केस हो जाएगा ये आई है, और सेकेंड केस में टाउ हमारा T1 है। वन सब अनदर, अगर दूसरे फील्ड कर रहे हैं तो टॉर्क उसका नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, तो ये टाउ1 था, तो नेगेटिव मतलब माइनस टाउ आई हो गया, इक्वल टू, अगर अगेन आप ऐसे ही करें P1I प्लस P2J, और इसको इंटू किससे करना है? ये आपको दिया है, तो √3 1 हो गया, तो J क्रॉस J 0 हो जाएगा, इससे इंटू करेंगे तो J क्रॉस I क्रॉस J क्या हो जाएगा? K हो जाएगा। तो आपका P1 √3 I क्रॉस J K आ जाएगा, तो माइनस टाउ आई आ गया। 2 कंडीशन आ गई, इन दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए, पहला और दूसरे को। तो जैसे आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट वाले तो कैंसिल हो गए, एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो बचा क्या? P2 बाई P1। तो आपसे पूछा है कि एंगल क्या होगा, तो एंगल इन दोनों को डिवाइड करोगे तो थीटा √3 मीन्स 60 आ जाएगा, तो एंगल हो जाएगा आपका 60 डिग्री। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को एक बार, अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, टफ तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए,
क्वेश्चन 5, आप टाइम ले सकते हैं और इसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन कह रहा है 2 पॉइंट चार्ज 10 माइक्रोकुलम एंड -25 माइक्रोकुलम आर प्लेस्ड एट एक्स एक्सिस x इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड 4 द इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, ये डायपोल का क्वेश्चन नहीं है लेकिन ये आ गया, तो कोई ज़्यादा कठिन तो नहीं है। तो इसमें ये कह रहा है आपसे कि दो चार्ज हैं, एक जैसे एक Q1 है, इजीली कर सकते हो आप। एक Q1 है, इसकी जो लोकेशन है वो 1 मीटर है एक्स एक्सिस में, और जो दूसरा चार्ज है वो है -25 माइक्रोकुलम। ठीक है, इसकी जो लोकेशन है x इक्वल टू 4 है। तो कह रहा है कि y एक्सिस पे आपको यहाँ पे निकालना है y इक्वल टू 3 पे। ठीक है, 3 पे तो कुछ नहीं है, यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए, यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दीजिए इसकी वजह से। ठीक है, उसके बाद इसको आप रिजॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है k/r²। ठीक है, मुझे डायपोल का लगाया इसलिए क्वेश्चन आ गया इसमें। डायपोल तब होता है जब दूसरा चार्ज भी इक्वल अपोजिट होता है, तो k/r² हो गया। तो ये वाली डिस्टेंस आपकी कितनी होगी, आपको ही निकालना पड़ेगा। तो ये 3 है। ठीक है, तो जब ये इसको आप इजीली कर सकते हैं, इससे डायपोल वाली कंडीशन लगाइएगा यहाँ पे। ठीक है, बस इसमें ध्यान ये रहे आपका, इसको अलग पन्ने में हम बना के सॉल्व ही कर लेते हैं। ध्यान ये रहे, देखिए ये अगर आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो आपका चार्ज यहाँ पे है, यहाँ पर Q1 है और यहाँ पे Q2 है। ठीक है, तो आपसे क्या कह रहा है, इस Q1 की जो लोकेशन है वो 1 है और इसकी जो लोकेशन है वो 4 है, और आपको 3 पे निकालना है, यहाँ 3 है, तो आप इसकी वजह से यहाँ निकालेंगे। ठीक है, वो डायग्राम गलत बना है, ये ज़्यादा सही है। तो यहाँ पे आपको निकालना है, इस Q1 की वजह से यहाँ पे निकालना है, इस Q2 की वजह से यहाँ पे निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, ये एंगल अलग होगा बच्चों। ये एंगल अगर आपका θ2 θ1 मान लो, ये एंगल θ2 हो जाएगा। ठीक है, तो जब दोनों को आप निकालोगे, ये θ2 है तो यहाँ से आप देखेंगे ये भी θ2 बन जाएगा ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, अगर Q1 और Q2 हैं तो पहले E1 निकाल दीजिए या E2 निकाल दीजिए, पहले E2 ज़्यादा सरल होगा। तो E2 कितना हो जाएगा, KQ2/r²। ठीक है, R कितना होगा इसका, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 4 है, ये 3 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो हो जाएगा 9 × 10⁹ चार्ज दिया है आपको 25 10⁻⁻6/5²। ये आपका E2 हो गया। अब E2 को जैसे ही आप रिजॉल्व करेंगे, ये तो E2 है ना, तो E2 का रिजोल्यूशन कैसे होगा, E2 इक्वल टू जो भी वैल्यू आई है आपकी ये E2 cos ऑफ θ2 माइनस, और cos θ2 किस में होगा, आई कैप में होगा, माइनस E2 साइन ऑफ θ2 जे कैप। ठीक है, रिजोल्यूशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसके बाद ये सॉल्व करना, उसके वैसे ही फिर E1 निकालना, इसकी वजह से E1 आ जाएगा, तो फिर E1 को भी रिजॉल्व करना पड़ेगा सेम ऐसे ही। ठीक है, यहाँ पर जब फोर्स है, प्लस से कहाँ को होगा, एक का अंदर को होगा, एक का बाहर होगा। इस क्वेश्चन में ये प्लस, ये तो माइनस था ना, तो माइनस का अंदर को होगा फोर्स, प्लस का बाहर को होगा, तो इन दोनों को रिजॉल्व करना। ऐसे सिमिलरली आप E1 को रिजॉल्व करोगे, तो E1 की वैल्यू मैं निकाल नहीं रहा हूँ, E1 है, तो E1 के निकालोगे तो कॉस क्या आएगा, आई कैप आएगा, कॉस θ1 और माइनस आई कैप आएगा। जब यहाँ से आप इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये इस साइड माइनस में जाएगा और वाई वाला पॉजिटिव आएगा, प्लस साइन θ2 जे कैप, ये दो आएंगे। अब θ1 और θ2 निकालनी टेढ़ी खीर है यहाँ पे। देखिए θ1 निकालोगे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 1 है, ये 3 है, तो ये हो जाएगा √10। तो θ1 यहाँ से निकल जाएगा, tan θ लगा लेना। यहाँ से लेके यहाँ तक ये है 4, ये है 3, तो ये है 5, तो यहाँ से लगा देना। तो अगर आप देखें 10 लगा दो, tan θ1 हो जाएगा आपका 3, और tan θ2 जब आप लगाओगे वो हो जाएगा 3/4। ठीक है, दोनों हो गए। इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देना, जो भी आंसर आएगा उसको ऐड कर देना। लंबा हो गया क्वेश्चन, आया था लेकिन जेई में, इसलिए यहाँ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
जो पिछला क्वेश्चन था उसमें बस रिजोल्यूशन का खेल था, इसलिए आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना। तो क्वेश्चन 6 कह रहा है बच्चों, दो चार्ज हैं माइनस क्यू और प्लस क्यू, लोकेट एट, अभी डायपोल का ही क्वेश्चन है, लोकेट एट they constitute an electric dipole, distance AB equal to 2a, O is the midpoint of the dipole, OP is the perpendicular to AB, or charge Q is placed at P where OP equal to Y and Y is much greater than 2a, तो एवरेज चार्ज Q4, तो फोर्स निकालना है इसमें। तो ये है कंडीशन, अगर मैं इसको, ये माइनस क्यू चार्ज कह रहा और ये प्लस क्यू चार्ज कह रहा, ठीक है। और आपका कंडीशन ऐसी है कि ये O है और यहाँ पर ये P है, ठीक है। आपसे कह रहा है कि ए बी 2a है, अगर ये a है ये b है, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, 2a है। तो आगे कह रहा है एन इलेक्ट्रिक डायपोल डिस्टेंस जो है ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द ए, ओ पी इज द परपेंडिकुलर टू ए बी, और चार्ज क्यू इज प्लेस है, यहाँ पर एक चार्ज प्लस क्यू है, एंड वेयर ओ पी इज वाई, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये वाई है, एंड वाई इज मच ग्रेटर देन 2a, ठीक है। एंड क्यू इज एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, यहाँ पर ये एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, एंड इफ क्यू इज नाउ मूव फ्रॉम ए पी डैश, अगर एक पी से हम क्यू को पी डैश मूव करें, अब पी डैश ऊपर है नीचे देखते हैं, अच्छा इससे कम है तो यहाँ पे कर देंगे रहा मूव पी डैश ऑन इक्वेटर लाइन, द फोर्स क्लोज टू, तो फोर्स कितना हो जाएगा कह रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन ठीक है। सबसे पहले आप ये देखिए, ये ए वाला बंदा यहाँ पर कितना लगाएगा, जो ए वाला है वो यहाँ पे कितना लगाएगा, बी वाला जो है यहाँ पे फोर्स कितना लगाएगा, और फोर्स का फॉर्मूला यही है बच्चों, क्यू ई निकालना पड़ेगा आपको डायपोल से, और क्यू तो आपको दिया है, ठीक है। चलते हैं इसको करते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ई ए कितना लगाएगा, ई ए लगा देगा आपका, यहाँ पे देखिए आप, ये माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज की वजह से हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितनी है, वाई है, तो माइनस की वजह से जो हमारा वो हो जाएगा, वो हो जाएगा के पी, डायपोल का होता है के पी ओवर वाई क्यू, तो ए की वजह से फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स ड्यू टू ए, तो क्यू का इंटू कर दो, क्यू के पी ओवर वाई क्यू, ठीक है, एफ इक्वल टू क्यू ई। वैसे ई बी कितना लगाएगा, ई बी वही, ई बी कितना था, के पी ओवर वाई क्यू, वाई क्यू, क्वेश्चन कहाँ है, ए बी 2a है, तो डिस्टेंस का खेल है इसमें, y/3 कह रहा है, y इक्वल टू 2a कह रहा है, इफ q इज अ मूव फ्रॉम द इक्वेटर एंड p डैश पी वाई, फोर्स विल बी क्लोज टू, तो y/3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे अगर आप देखें, ये तो पहली कंडीशन पे था, y क्यूब आ गया, दूसरी बार क्या होगा कि y/3 आ जाएगा, तो ये 3 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, नीचे वाला पार्ट पे, तो 3/3 हो गया अगर, तो इंटू क्यू, क्यू तो क्यू ही रहेगा, ठीक है। तो आप देखें ये इसके कितना गुना हो गया है, 27 गुना हो गया है पहले के, तो जो फोर्स हो जाएगा 27 टाइम्स इनिशियल हो जाएगा, ठीक है। इनिशियल फाइनल की कंडीशन पहले आप देखोगे, आप ये देखो जो ए है ना, इस ए की वजह से नहीं पता, पूरा सिस्टम है, ए को मगर इनिशियल लिख दो ना तब आप ज़्यादा समझेंगे, इनिशियल है ये फाइनल है, तो इनिशियली जो डिस्टेंस थी ना यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाई थी, तो वाई थी तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आया तो फोर्स इतना आ गया। सेकेंड केस में हमारा ये डिस्टेंस y/3 कर दी, तो हमने डिस्टेंस में क्यू कर दी, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, तो हमने इसमें क्यू का इंटू कर दिया, तो ये फोर्स आ गया, ठीक है, ये फोर्स आ गया, तो इसके बाद ये हमारा 27 टाइम ये हो गया। क्वेश्चन बड़ा है भैंस जैसा, लेकिन सॉल्यूशन उसका काफ़ी छोटा है। क्वेश्चन 8 है, टू आइडियल डायपोल A and B having their dipole moment P1 and P2 respectively are placed on a plane with their center at O। अच्छा एस सोन, अच्छा इसका फिगर में बनाना भूल गया, तो फिगर इसका ऐसा है बच्चों, ये माइनस चार्ज है जैसे, ये प्लस चार्ज है, ठीक है, और ऐसे है, ये दिया था एग्ज़ाम में। तो आपसे कह रहा है सी कोई पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पर है एक्सिस में, ये सी है, ऑन द एक्सिस डायपोल ए, ये पहला वाला डायपोल ए था, दूसरा बी है, ये वाला ए है
ये वाला डायपोल बी है, सी कोई पॉइंट है यहाँ पे। तो कह रहा है कि एज रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मेकिंग अ 30, जो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ना, अब देखो आप रिजल्टेंट 37 बना रहा है, तो पहले का जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, ये जैसे पहला डायपोल है तो ये P1 हो गया, और जो दूसरा डायपोल है ये P2 हो गया। ये डायपोल की डायरेक्शन है। कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन 37 बना रही है, तो 37 कैसे बनाएगी, ऐसे, ठीक है। 37 एंगल यहीं पर तो होगा। तो आपसे पूछ क्या रहा है, विद एक्सिस द रेशियो ऑफ डायपोल मोमेंट। तो जब एंगल से 37 बना रही है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मज़ेदार बात है वो ये है कि जो tan 37 होता है वो आपको आना चाहिए। देखो P1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हम डायपोल की पैरेलल शिफ्टिंग करना पॉसिबल है, ठीक है। इसको आगे करते हैं सॉल्व। हमसे ये कह रहा है क्वेश्चन, ये P1 है और ये P2 है, ऐसा हमसे ये कह रहा है। ये डायपोल का क्वेश्चन है, ये हमको दिया हुआ था, ये हमें दिया था, ठीक है। और इस पॉइंट पे यहाँ पर कहीं पर वो कह रहा है, ठीक। तो डायपोल की बच्चों जब आप शिफ्टिंग करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की तो क्या होगा, देखो इस वाले की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक की तो ये हो जाएगा, और वो कितना होगा एक्सिस पे, ये पॉइंट सी है, एक्सिस पे हो जाएगा 2kp/r³। और जो इस वाले का है इसका कितना हो जाएगा, 2 नहीं होगा, इक्वेटोरियल है तो इक्वेटोरियल में 2 नहीं होता, kp/2/r³। इसकी वजह से निकाल दिया, इसकी वजह से निकाल दिया, पैरेलल शिफ्टिंग कर लिया हमने। अब कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 37 एंगल बना रहा है, ये हमारा 37 है। तो आपने पढ़ा होगा tan 37 कितना होता है, वैसे दिया भी है वो 3/4। तो इस पर आप tan थीटा लगा दीजिए वेक्टर से, तो आ जाएगा kp/2/r³/2kp1/r³। तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा P2/2k2p1 इक्वल टू 3/4। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो P2/P1 हो जाएगा 3/2, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था, अच्छा क्वेश्चन था। एक्सिस तो उनके रेशियो निकालना था, ठीक है। दो आइडियल डायपोल थे, प्लेन में करे हैं, ओ सेंटर पे, ये आपको डायग्राम गिवन था। तो यहाँ पे आप देखेंगे P1 P2 तो सी पॉइंट पे, ठीक है। इसको मैंने यहाँ अच्छे से बना दिया, सी पॉइंट पे देखेंगे तो एक्सिस पे डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्सिस आपको मैंने स्टार्टिंग में इसलिए बताया 2kp/r³, और ई इक्वेटोरियल का जो होता है वो होता है kp/r³। तो एक्सिस का यहाँ हमने निकाल लिया, इक्वेटोरियल का यहाँ निकाल लिया, फिर उसके बाद एंगल लगा दिया, एंगल का आपको कहानी पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस इज प्रॉक्सिमेटी टू अ लाइन चार्ज। तो आपको कह रहा है कि लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा दी है, लाइन चार्ज इज प्लेस्ड ऑन जेड एक्सिस एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ द डायपोल इज एट डिस्टेंस इतना एंड इतना फ्रॉम द ओरिजिन। इफ द टोटल फोर्स 4n इज एक्सर्टेड ऑन द डायपोल फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। मतलब कहने का मतलब ये है बच्चों, ये एक लाइन चार्ज है, ठीक है, और ये जेड एक्सिस कह रहा है फिर ये, तो इसको आप जेड एक्सिस मान के चलिए। अब आपसे कह रहा है कि एक प्लस क्यू है यहाँ पे और एक माइनस क्यू है, ठीक है। आप कहोगे प्लस क्यू पहले क्यों किया, क्योंकि डिस्टेंस देखिए आप, तो इनकी दोनों की डिस्टेंस आप एज्यूम करिए, मान लो पहले एक्स, उनका डेटा रहने दीजिए, इसका एक्स मान लो, और इनकी यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस आर मान लो। तो आपसे कह रहा है आपको क्या दिया है, टोटल फोर्स। तो आप ये बताइए मुझे, इस लाइन चार्ज की वजह से इन पे फोर्स कितना होगा, जो एफ प्लस क्यू पे होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा, 2k λ/r³। अभी कहाँ से आया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज होता है λ/2πε0 r। मैंने क्या किया, 2 का इंटू ऊपर कर लिया और 2 का इंटू नीचे कर लिया, 4πε0 r। तो 1/4πε0 क्या होता है k, तो ये हो जाएगा 2k λ/r, ये हो गया। और दूसरा फॉर्मूला है F = QE, तो हमें निकालना क्या है इस Q पे, तो मैंने इस Q का इंटू कर दिया, FQ आ गया। सिमिलरली मैग्नीट्यूड लीजिए आप, F - Q अगर निकालोगे तो F - Q भी यही आएगा सेम 2k λ, लेकिन डिस्टेंस बदल जाएगी r + x × Q। मैग्नीट्यूड की बात हो रही है यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस। F नेट अगर आप देखें डायरेक्शन की वजह से, इस प्लस का जो फोर्स होगा बच्चों वो कहाँ को होगा, वो आउटवर्ड होगा। इस जो माइनस का फोर्स है वो इस साइड होगा, तो हमको माइनस कर देना पड़ेगा, ठीक है। F नेट आप जब निकालोगे कैसे निकालोगे, देखिए F नेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा
एफ क्यू में से आपको एफ माइनस क्यू माइनस करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 2k लेमडा क्यू बाई आर माइनस 2k लेमडा क्यू ओवर आर प्लस एक्स। ठीक है, कॉमन आ रहा है बहुत कुछ, 2k लेमडा क्यू ये बाहर निकल जाएगा और बाकी सॉल्व हो गया आर प्लस एक्स, तो माइनस आर तो एक्स हो जाएगा और नीचे हो जाएगा आर प्लस एक्स। ये आपका टोटल फोर्स हो जाएगा। अब आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलें, लेमडा दिया है 3 इंटू 10⁻⁻6, तो लेमडा की वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको दिया है 10 mm और 12 mm, वो रख दीजिए। फोर्स दिया है 4, ये भी निकाल दीजिए। तो कह रहा है कि फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो डायपोल में क्या होता है, अगर आप एक भी निकाल देंगे इक्वल अपोजिट होता है, तो सबकी वैल्यू रख दीजिए। ये रख दीजिए 4, 2 के की वैल्यू रख दीजिए 9 इंटू 10⁻⁹, लेमडा की वैल्यू रख दीजिए 3 इंटू 10⁻⁻6, क्यों तो हमें दिया नहीं है। एक्स की वैल्यू 2 दे रखी थी हमको, 2 mm, उसको ऐसे रहने दो, अपॉन आर की वैल्यू 1 दी है 10, और 1 10 और 2 12। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। 4 के आसपास आता है इसका आंसर, देख लीजिएगा एक बार। तो ये हमारा ये वाला क्वेश्चन था, ये अच्छा क्वेश्चन लगा, ये 2021 में पूछा गया था। ठीक है, 2022 का क्वेश्चन देखते हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको पी दिया है और आपको पी जो है ओरिजिन पे है, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डायपोल इज एट आर इक्वल टू इतना इतना, कितना होगा कह रहा है। ठीक है, अब देखो बच्चों, होता कहानी क्या है, आपको कहा है कि आर डॉट पी इक्वल टू 0। आर डॉट पी इक्वल टू 0 का मतलब ये हो गया, देखिए ए डॉट बी इक्वल टू है ए बी कॉस थीटा। अगर आपका ये 0 हो जाता है, इसका मतलब है ए बी कॉस थीटा। अगर आपका ए डॉट बी 0 होता है, इसका मतलब है कि इस टर्म को 0 होना पड़ेगा, तो इस टर्म को 0 होने के लिए इसको 0 होना पड़ेगा। तो कॉस 0 कहाँ पे होता है, कॉस 90 पे कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे आप अगर आर डॉट पी को, इसने क्वेश्चन में दिया है नोट डैट आर डॉट पी 0 इज पैरेलल टू, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है कि पैरेलल किसके होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना हो जाएगा, पहले तो ये देखिए आप, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा, आपको P दिया था, सिंपली R दिया है, P डॉट आर भी 0 है। तो आप यहाँ से अगर थोड़ा सोचें तो क्या हो सकता है, देखिए अगर ये P है, सोचिए ये P है, ठीक है, और आपका R डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर में, तो आपका cos 90 क्या होता है, cos 90 0 होता है। तो अगर ये डिस्टेंस R है, इस R डिस्टेंस पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो है, तभी तो थीटा 90 बना, तभी तो R डॉट पी 0 बना। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, इस केस में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा P के रिस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे वो क्या हो जाएगा, फिगर में आप देखेंगे कि E और R क्या है, एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो सकते हैं। E और R क्या होंगे, एंटी पैरेलल होंगे, किसके, डायरेक्शन ऑफ P के। तो इसका मतलब ये होता है कि E हमारा क्या है, पैरेलल टू P हो जाएगा। ठीक है, ये इसका कंक्लूजन होता है कि जो आपका फिगर है उसके हिसाब से आप देखिए, आपका जो E और R है वो एंटी पैरेलल हो जाता है डायरेक्शन ऑफ P के। तो इसका मतलब है हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, E हमारा पैरेलल हो जाएगा किसके, P के। तो अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो हम उनके मैग्नीट्यूड को लैम्डा टाइम P भी लिख सकते हैं, ये आपने वेक्टर में पढ़ा है। ठीक है, तो थोड़ा ऐसा क्वेश्चन आ गया था। और यहाँ पे अगर आपको मैं और बताऊँ, आर पी परपेंडिकुलर है, तो जो पॉइंट लाई कर रहा है इक्वेटोरियल प्लेन में, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो ये आप दिमाग में बिठा लें कि अगर आपका आर परपेंडिकुलर है पी के, परपेंडिकुलर कैसे पता लगेगा, आर डॉट पी 0 आएगा। ठीक है, तो जो ई होगा उस पॉइंट पे वो एंटी पैरेलल होगा, एंटी पैरेलल टू डायपोल मोमेंट। ठीक है, ई एंटी पैरेलल होगा डायपोल मोमेंट। अगर एंटी पैरेलल डायपोल मोमेंट होगा तो वही वैल्यू आपका रिगेन कर लेगा। ठीक है,
आगे अगर चलें आप इसी क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है 2 पॉइंट चार्ज 2 पॉइंट डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P1 P2 आर एट डिस्टेंस x फ्रॉम ईच अदर एंड P1 P2 पैरेलल है। तो अभी बताया था मैंने P1 P2, ये P1 है, पैरेलल है मतलब P1 P2, और x डिस्टेंस अपार्ट है। ठीक है, ये J 2013 में पूछा है। तो पूछा गया है कि फोर्स बताओ। तो बच्चों अभी हमने इसको ड्राइव ही कर लिया है, 6K P1 P2 ओवर R⁴। ठीक है, तो वीडियो लंबी हो गई इसलिए मैं इसको अभी रोक रहा हूँ। कल जो हमारा इसमें जेई के क्वेश्चन होंगे थोड़े एडवांस होंगे बच्चों, जैसे ये आपने डायपोल मोमेंट ऑफ ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया होगा, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं किया होगा, तो इनको हम कल डील करेंगे। और ये 2-3-8-10 क्वेश्चन हैं ऐसे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसी में हम पहले पार्ट इसको कवर करेंगे, उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स करेंगे और ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल करेंगे। एक बार हम ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल कवर कर लेंगे फिर हमारा सिलेबस लगभग ख़त्म हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैट का, फिर हमारे लिए क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, इतना देर आप बने रहे। कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका कोशिश करूँगा रिप्लाई करने का। थैंक यू।